So hey everyone. So from today we are going to start class 11th politics, that is the Indian Constitution at work for your exam point of view for NDA and UPSC exam. Okay. So let's start the chapter. Chapter 1 is Constitution why and how. That it will talk about कि constitution जरूरी क्यों है और कैसे सब क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. दूसरी बात ये कह रहा है कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज, समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता क्या है, ठीक है ना. तीसरी चीज़ यहाँ पे कि कैसे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर बांटता है सोसाइटी के अंदर. एंड फोर्थ चीज़ है व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड. तो तीन बातें हैं. सबसे पहले इसका मतलब, इसकी बेसिकली डेफिनेशन या इसका मीनिंग, अन्य और मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं. दूसरा कि इसका रोल क्या है सोसाइटी में. तीसरी बात कि कैसे इसका अपना रोल जो है प्ले करता है, अपना रोल सोसाइटी के अंदर कैसे पावर बांटता है. एंड लास्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन सब के साथ क्या महत्व है. ये सब बातें हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्या है. तो इसमें इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका रोल क्या है समाज में, वही जो ऊपर चार क्वेश्चंस हमने देखे थे. तो सबसे पहले समझते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. देखिए सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना. अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में बेसिकली बोर्ड का एग्जाम तो नहीं होता 11th में, बट यस मान लीजिए 11th का एग्जाम है आपका, उसमें एग्जाम में पूछ ले कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. फर्स्ट कि इससे कोऑर्डिनेशन बने. आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लो. कोऑर्डिनेशन होगा इसके अंदर. दूसरी बात आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट धर्म के लोग जो रहते हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल हिंदूज, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियंस है, सम अदर रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा, तो वो सब इकट्ठे रहेंगे, इससे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है. दूसरी बात यहाँ पर है कि ये लोग अपना डिफरेंट प्रोफेशन कर सकते हैं, सभी लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले लोग, डिफरेंट हॉबीज़ वाले लोग इकट्ठा रह सकते हैं जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून है. एंड इसके बाद तीसरी बात ये बोल रहा है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब है, कुछ बूढ़े, कुछ जवान हैं, तो ये सब लोग भी बिना किसी डिस्प्यूट के अपनी लाइफ जी सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे इंडिया, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड. मतलब एक ऊपर एक बात बोली थी कि क्या हो, किस ग्रुप को किस चीज़ की आवश्यकता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ओल्ड एज पर्सन सोचेगा कि आसपास पार्क हो, बट यंग को लगेगा कि एक स्टेडियम हो. मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा आ सकता है, ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट आपके पास है. इसके बाद इसी पॉइंट को हमने थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ा है कि पहला फंक्शन क्या है संविधान का, वो है कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल. तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान है वो आपको कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है, जिससे बहुत ही मिनिमम कोऑर्डिनेशन तो बने एटलीस्ट सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, यानी सोसाइटी में जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं उनके बीच में क्या बने, कोऑर्डिनेशन. तो आपको कोऑर्डिनेशन ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना, ठीक है. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको याद करना है फंक्शंस में, वो है डिसीजन मेकिंग पावर का स्पेसिफिकेशन. देखिए डिसीजन तो सभी लेते हैं सोसाइटी में, इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे ग्रुप लेवल पे, चाहे सरकार में हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और वो स्पेसिफिकेशन कौन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्पेसिफाई करता है. देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसमें, जिसके तहत सरकार चलेगी, जिसके तहत स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है यहाँ पर जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस, सब सब चीज़ें यहाँ पर स्टेट में इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है. अच्छा फिर इन्होंने बोला कि जो ये रूल्स हैं, जो ये स्पेसिफिकेशन है क्या होंगे, कैसे पता लगे, ठीक है. कोई कहेगा कि ये रूल होना चाहिए, कोई कहेगा ये रूल होना चाहिए. अब इसको डिसाइड कैसे करें, इस डिस्प्यूट को रोके कैसे, और कौन इसको डिसाइड करे. देखिए ये बात भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा इसका आंसर कैसे. वो बेसिक एलोकेशन पावर बांट देगा सोसाइटी में, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर कैसे बांटता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी बता रहा है कि पावर बांटता है सोसाइटी में, ठीक है. सबसे दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये डिसाइड करेगा कि कौन से कानून बनेंगे, कौन से कानून चलेंगे, वरना सभी ऐसे तो डिस्प्यूट करके बैठ जाएंगे कि ये कानून बेटर है, दूसरा कहेगा एक्स वाई कानून होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है. अब यहाँ पर कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, बड़ा प्यारा सा एक आंसर दिया है कि जैसे मान लीजिए जो पुराना सोवियत यूनियन था, जो आज के टाइम का रशिया, यूक्रेन, ये जो 15 देश अलग हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है. ये बोला है पुराने सोवियत यूनियन में एक सिंगल पार्टी का राज था, वही डिसाइड करता था सब कुछ.
लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस देखें दुनिया के, जैसे यूएसए, इंडिया, तो वहाँ पर पार्टीज 2 से अधिक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी देश में एक है, जैसे चाइना में एक है, ठीक है ना। अब यूके और यूएसए में 2 हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ऐसे आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि कैसा आपका रूल होगा और कौन डिसाइड करेगा। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यहाँ पर हमारे यहाँ कौन कानून बनाता है, सेंटर में तो होता है भाई पार्लियामेंट, लॉज और पॉलिसीज बनाता है, ठीक है ना। और पार्लियामेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा। जैसे कि अगर आपसे, जैसे काफ़ी बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं, तो आपके पास है लोकसभा, राज्यसभा प्लस थर्ड इज प्रेसिडेंट। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, तीनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं। इसके बाद देखिए कि हमारे यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कानून बनाने की इंडिया में। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाए, तो उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए जुडिशरी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि सेकंड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेसिफाई करता है कि किसको पावर डिसीजन मेकिंग की है, कैसे सरकार बनेगी, ठीक है। अच्छा थर्ड, अब थर्ड वही है कि अगर एक के हाथ में पावर है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, वहाँ पर रूल वो अनलिमिटेड हो, तो उसके लिए है लिमिटेशन सरकार के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका यूपीएससी के, एनडीए वगैरह के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है, वो होती है भाई लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट्स भी हैं, पावर है पर लिमिट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि अथॉरिटी दे दी गई डिसीजन लेने की, लेकिन अथॉरिटी ने कानून पास कर दिया एक अनफेयर तरीके से। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आप यह एक पर्टिकुलर धर्म एंजॉय नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर क्लॉथ या एक कलर के लोग यहाँ नहीं रह सकते, कुछ इस प्रकार का रिलीजन कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए भी उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये जो कानून होंगे क्या होगा, अनजस्ट और अनफेयर होंगे, ओके। और जो गवर्नमेंट ने इनको पास किया है वो भी कुछ इस प्रकार की चीज़ों के बेस पे किया होगा जो लॉज अच्छे नहीं हैं। तो थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है लिमिट सेट करना उस गवर्नमेंट के ऊपर। पहला क्या है, कुछ रूल्स हों। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट कैसे बने। थर्ड चीज़ क्या है, इस गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस भी होंगी, लिमिट्स। अब कुछ मेन बात, ठीक है, रूल्स की वजह से कोऑर्डिनेशन होगा, ये सब बातें आपको याद रखनी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है काफ़ी बार एमसीक्यू की फॉर्म में। और कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो, वो अलाउड नहीं है इन बेसिक रूल्स को वोलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, कंडक्ट ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये हमारे लिए हैं, सरकार के ऊपर ये लिमिटेशन है कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब आज ये फोर्थ फंक्शन क्या है, वो है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि समाज की गोल्स एस्पिरेशंस कैसे पूरे करे सरकार। जैसे अगर हम बात करें 20वीं सदी के जो संविधान थे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनेस्ट एग्जांपल है। 1950 में 26 जनवरी को इनेक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत ही फाइनेस्ट एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे यहाँ सरकार के लिए कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सिर्फ लिमिट्स सेट की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिससे सरकार अपना काम थोड़ा मैक्सिमम लेवल पे कर सके, ठीक है। उनकी पावर का वो यूज़ अच्छे से कर सके इनइक्वालिटी और डिप्रिसिएशन को दूर करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में संविधान में डीपीएसपीज हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट है कानून बना सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन उन्होंने अपने संविधान को इस प्रकार से बनाया कि जो व्हाइट और ब्लैक लोग हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं, ऐसा ना हो कि अब दूसरे के हाथ में पावर आई तो वो इसका मिसयूज करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये एक इमेज है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ बोल रहे हैं वंदे मातरम, एक तरफ बोल रहे हैं जन गण मन, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ से कोई डिबेट हुई होगी नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग पे। और ये कार्टून है 4 दिसंबर 1949 का, इसका मतलब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था, सही है। तो इसका मतलब ये कार्टून बाद का है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यहाँ पर डिफरेंट एस्पिरेशंस पुट अप कर रहे हैं। कोई कह रहा है जनगण मन, कोई कह रहा है वंदे मातरम, है ना। तो ये एक डिबेट हुई होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको सोल्व किया, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को एक पावर देता है कि लोगों को मिनिमम डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, वेल बीइंग, एजुकेशन, और ये सब लीगली एनफोर्सेबल है। पॉजिटिव वेलफेयर मेजर लीगली एनफोर्सेबल कैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको चीज़ मिल रही है, कोई स्कीम है, कोई चीज़ है,
तो उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाए, राइट, उसका लिए कानून हो। ऐसा बिना कानून के फिर पता नहीं चलेगा कि किसको कितना देना है। इसके लिए हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट 4। तो फोर्थ फंक्शन यही है कि हमें गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए पावर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ प्रोविजंस हैं संविधान के जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि सरकार की ये पावर है, ये रूल्स हैं, ये सब, ये काफ़ी और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सरकार को, वो कहता है सरकार को कि आप नेचर को बचाएं, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन को कम करें और आप हेल्थ, हाउसिंग फॉर ऑल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अधिकार आप दें। तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है, ठीक है, मतलब बाकी अन्य संविधान भी डेफिनेटली। दूसरी तरफ है इंडोनेशिया, वहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया है। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है वो सरकार की देखरेख में रहे, उसको एजुकेशन, उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक था कि फंक्शंस क्या है। उसके बाद फंक्शन है फंडामेंटल आइडेंटिटी, लोगों की आइडेंटिटी के बारे में बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया में अगर हम आर्टिकल 1 पढ़ें तो इंडिया का लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज़ भारत। तो यहाँ से क्लियर पता लग जाता है कि हमारे देश का नाम इंडिया और उसको भारत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी दिखती है, एंटिटी भी दिखती है, कंप्लीटली बेसिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक चीज़ भी है कि सभी लोगों को इकट्ठा एक देश का नागरिक ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, ऐसा कोई विभाजन ना हो, क्योंकि विभाजन अगर करना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करे लोगों को वो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशन गोल्स को भी पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि कलेक्टिव के चक्कर में जो इंडिविजुअल व्यक्ति उसको फ्रीडम ना मिली, उसको रोका जाए सोसाइटी के द्वारा कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने ड्रीम्स पूरे ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, एक मोरल आइडेंटिटी देता है। थर्ड, ये कह रहा है कि बेसिक पॉलिटिकल मोरल वैल्यूज भी आपस में शेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये आपको ये पॉइंट्स कुछ रिमेंबर रखने होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक नेशनल आइडेंटिटी दे देता है। इसके लिए एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी। एग्जांपल है जर्मन, देखिए एथनिकली यहाँ पर जर्मन लोग रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कोई एथनिक आइडेंटिटी या क्राइटेरिया नहीं देता सिटीजनशिप का, ठीक है। देखिए सिटीजनशिप के हमारे यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, लेकिन उसमें एथनिक आइडेंटिटी नहीं है, याद रखिएगा, एथनिक आइडेंटिटी इंडिया में नहीं है, जर्मनी में है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये इमेज देखिए यहाँ पर कार्टून का जो ये बना हुआ है, ये कह रहा है कि न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इराक में राज करता था, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ लोगों के बीच में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में, जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अच्छा, अभी अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो इराक में देखिए अभी भी इशूज चल रहे हैं। यही इंडिया का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंडिया में ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करते, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ सोल्व कर लेते हैं चीज़ों को। तो आप ये देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्रेस आप इसमें फिल आउट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे, दैट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कितनी है, कितना इसका यहाँ पर वैल्यू है, कहाँ तक इसकी पावर है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।